ओके, सो होपफुली कि आप लोगों ने बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो कंसेक्यूटिव 2 वीडियोज़ थे, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर उसको देखा होगा और उनको अच्छे तरीके से आपने समझा भी होगा और अगर आप में से किसी कुछ डाउट है उसमें से तो आप उससे पूछ लीजिए। आज के इस लेक्चर में जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का थर्ड लेक्चर होने वाला है, इसे हम लोग कल की क्लास को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर आप लोगों को समझाया गया था कि किस तरीके से जीनोम एनालिसिस की बात की गई और अर्लियर स्टेजेस में जीनोम को एनालाइज़ एनालाइज़ करने के लिए या जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या-क्या अप्रोचेज़ लगाए गए और कौन-कौन से वो मेथड्स थे जो कि स्टार्टिंग में डेवलप किया गया जीनोम के सीक्वेंसिंग करने के लिए, कौन-कौन से वो ऑर्गन्स, कौन-कौन से वो ऑर्गेनेल्स एंड कौन-कौन से वो ऑर्गेनिज़्म थे जिनकी सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम पे रिपोर्ट की गई। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 इम्पोर्टेंट चीज़ कवर करेंगे। नंबर पहला डीएनए माइक्रोएरे उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या उसके एडवांटेज एंड सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में, इसके बारे में बात करेंगे। एज़ वेल एज़ हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे जीनोम एनालिसिस पे, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जीनोम को सीक्वेंसिंग करने के लिए जो मेथड्स हैं वो कौन-कौन से हैं, क्या उनका एडवांटेज है और अभी लेटेस्ट में कौन-सी मेथड फॉलो की जाती है जीनोम को एनालाइज़ करने के लिए। आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक्स मैं आपको बोला हूँ ये सारा मेंशन किया हुआ है और इसके बाद लास्ट में हम लोग ब्रीफ करेंगे प्रोटीन माइक्रो एरे को लेकर के। ओके, सो होपफुली कि आप लोगों को मेरी आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई और सुनाई दोनों दे रही होगी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज की क्लास को। ओके, सो डीएनए माइक्रो एरे होपफुली कि सब लोगों ने अपने मास्टर्स एंड यूजी की क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि डीएनए माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट क्या है और आपके इस एग्ज़ाम में किस तरीके के सवाल यहाँ से बनेंगे डीएनए माइक्रो एरे को लेकर के, इस पे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डीएनए माइक्रो एरे को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ये समझना ज़रूरी समझेंगे कि एक्चुअली में डीएनए माइक्रो एरे की रिक्वायरमेंट क्यों आई? क्यों इस टेक्निक का डेवलपमेंट किया गया या इवॉल्व की गई? इससे पहले जो काम होता था, जो काम आज डीएनए माइक्रो एरे करता है, वही काम इससे पहले कौन-सी टेक्निक करती थी और इसका क्या फ़ायदा है उस प्रीवियसली ट्रेडिशनल वाले टेक्निक पे? ओके, सो जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ह्यूमन बॉडी में जो डिजीज़ेज़ हो रहे हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, लाइक जैसे कैंसर से सभी लोग अवेयर हैं, बहुत सारे लोगों ने पीएचडी भी कैंसर के फील्ड में किया हुआ है, राइट? बहुत सारे ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं या जेनेटिकल डिजीज़ हैं, जो कि जीन में आए हुए म्यूटेशंस की वजह से होता है और उन म्यूटेशंस को फाइंड आउट करना हमारे लिए बहुत टीडियस टास्क होता था बिकॉज़ हमारे जीनोम की साइज़ बहुत लंबी है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बहुत ज़्यादा हैं। सो एग्ज़ैक्टली हम ये लोकेट नहीं कर पा रहे थे या हमारा जो लाइफ साइंस के जो मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी है, वो इस चीज़ को सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहा था कि पूरे एंटायर जीनोम में कौन-सा वो बेस पेयर है या कौन-सा वो डी जीन का पार्ट है, जो कि म्यूटेशन जिसमें हो चुका है और जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल्स में ये एब्नॉर्मैलिटीज़ आ रही है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हाँ, कौन से जीन में अल्टरेशंस हुआ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद उस चीज़ को हम लोग रिवर्स कर सकें, शायद उस चीज़ को हम लोग क्या कर सकें, रेक्टिफ़ाई कर सकें। सो डीएनए माइक्रो एरे का जो इवोल्यूशन हुआ, जो इसकी डेवलपमेंट हुई, बेसिक जो इसका पर्पज़ था इनिशियली स्टार्टिंग में, ये सिर्फ़ इसलिए डेवलप किया गया था कि इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज़्म का डीएनए माइक्रो एरे अगर डेवलप किए हुए हैं, तो उससे हम उस ऑर्गेनिज़्म के किसी भी जीन में कोई भी म्यूटेशंस अगर हुआ है तो उस म्यूटेशंस को बड़े आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनिशियली इसकी जो डेवलपमेंट हुई या इसके इसके उस इसको लेकर के जो बातें हुई वो यही था कि ये डेवलप किया गया था टू एनालाइज़ द म्यूटेशंस इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज़्म, राइट? बट बाद में धीरे-धीरे चल करके इसके एप्लीकेशंस एक्सटेंड होते गए और आज के डेट में अगर बात किया जाए तो ये कई सारे फील्ड में यूज़ किया जाता है, जिसको लेकर के हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, राइट? कि कहाँ-कहाँ पे इसका एप्लीकेशंस होता है। डीएनए माइक्रो एरे सिंपली अगर आप देखें तो यहाँ पे डीएनए का जो हेलिकल मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, उस हेलिकल मॉडल में जो भी आपके रूल्स फॉलो होते हैं, उसको बेस पेयर कराने के लिए, जिनको कि आप वाटसन एंड crick बेस पेयरिंग के नाम से भी जानते हैं, वही सेम बेस पेयरिंग के प्रिंसिपल पे क्या है, ये बेस्ड होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड जो होते हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ द बेसिस होते हैं। तो ए और टी का और जी और सी का यहाँ पे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, जिसको कि आप वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग के रूल के नाम से भी जानते हैं या चारगफ रूल के नाम से भी जानते हैं। डीएनए माइक्रो एरे भी सेम इसी प्रिंसिपल पे क्या करती है, काम करती है। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे इसका डेवलपमेंट हुआ कि अगर कोई सिंगल
और उसका उसका उसके जो बेसिस हैं अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर डिज़ाइन कर दिया जाए, तो जहाँ पे उसकी सिमिलरिटीज़ मिलेगी वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको बाइंड करेगा, राइट? तो डीएनए माइक्रो एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज़्म के एंटायर जीनोम को क्या किया जाता है, आइसोलेट किया जाता है और उसके उस जीनोम को एक सूटेबल साइज़ में क्या किया जाता है, फ्रेगमेंट किया जाता है और उनको डीनेचर किया जाता है और वो डीनेचर को करके उनके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक चिप में क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है और उससे बनने वाली जो लाइब्रेरी होती है या उससे बनने वाला जो एरे है, उसको आप डीएनए माइक्रो एरे या माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। जिसको कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे पिक्चर के हेल्प से कि कैसे डीएनए माइक्रो एरे आपको दिखाई देता है और किस तरीके से इसको हम यूज कर सकते हैं। सो बेसिक जो आइडिया है आपके दिमाग में जो मैसेज आ रहा है वो क्या, कि डीएनए माइक्रो एरे एक बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए का फ्रेगमेंटेड फॉर्म जो है उसके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का क्या है, एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। उसको पूरे एंटायर जीनोम के सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को करके उसको एक छोटे चिप में क्या किया गया है, एडजस्ट किया गया है और उसको रखा गया है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि जब कभी भी हमें कोई एनालिसिस करनी होगी तो हमें पता है कि ये वाले ऑर्गेनिज्म का पूरा जो हमारा जीनोम है वो एनालाइज है और उसके जीनोम का जो माइक्रो एरे है वो तैयार है, तो आसानी से उसको लेकर के हमें जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम पूरा कर सकते हैं। ओके, तो डीएनए माइक्रो एरे सिंपली क्या है, एक अरेंजमेंट है, एक कलेक्शन है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटायर जीनोम के डीएनए का, मतलब इंटायर जीनोम का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म में क्या है, पूरा कलेक्शन है, राइट? जिसको कि आप डीएनए माइक्रो एरे के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ डीएनए माइक्रो एरे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हाउ डज डीएनए माइक्रो एरे वर्क एंड व्हाट आर द यूज ऑफ डीएनए माइक्रो एरे। ये 3 सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे ही कुछ सवाल आपके एग्जाम में भी बन करके आएंगे और इन तीनों ही सवाल के जवाब आप इस लेक्चर को खत्म होने के बाद बड़े आसानी से लिख पाएंगे और उनको समझ पाएंगे और किसी दूसरे को भी समझा पाएंगे। ओके, सो पहला सवाल यही है, व्हाट इज डीएनए माइक्रो एरे। सो डीएनए माइक्रो एरे क्या है, इसको समझने के लिए आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है यहाँ पे कि आप डीएनए माइक्रो एरे को कैसे समझ सकते हैं और क्या उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो आपको इस फिगर के हेल्प से समझाया जा रहा है। ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फ्लोरेसेंट डाई यूज किए जाते हैं अलग अलग टाइप के डीएनए के सोर्सेज को अटैक करने के लिए। यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखें तो क्या है कि मान लीजिए कोई एक नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स से आपने क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया और उस डीएनए को आपने क्या किया, फ्रेगमेंट किया। फ्रेगमेंटेशन करने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को क्या करते हैं, यूज करते हैं और सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिससे कि आपको एक सूटेबल लेंथ की क्या मिलती है, डीएनए मिल जाती है। और उस डीएनए को आपने क्या किया, रेडियो लेबलिंग कर दी है। किससे? दैट इज द फ्लोरेसेंट डाई से। हो सकता है कुछ कलर में कुछ केसेस में आपने रेड डाई यूज किया हुआ होगा या हो सकता है कुछ कुछ केसेस में आपने ग्रीन डाई यूज किया हुआ होगा या फिर आपने क्या किया है, येलो डाई यूज किया होगा। अलग अलग डीएनए के सोर्सेज को टैग करने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फ्लोरेसेंट डाई यूज करते हैं। रेड है, ग्रीन है, येलो है, एक्सेट्रा। अब वो टैगिंग किया हुआ जो डीएनए होता है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है चिप के फॉर्म में और रेफरेंस के लिए रखा जाता है। अब मान लीजिए आपके सामने जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस फिगर में आपको ये बताया जा रहा है कि एक ही पर्सन के 2 सेल्स हैं। एक सेल्स है जो कि आपका हेल्दी है, एक सेल्स जो कि जिसमें आपका कोई म्यूटेशंस हुआ है, मीन्स पैथोजेनिक है। हमें ये पता करना है कि इस सेल्स में या उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए के कौन से पार्ट में म्यूटेशंस हुआ है, अल्टरेशंस आए हैं। इस चीज़ को पता करने के लिए हम कैसे डीएनए माइक्रो एरे को यूज़ कर सकते हैं, उसको बहुत आसानी से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ बताया जा रहा है कि दोनों ही सेल्स से, दैट इज़ द हेल्दी सेल्स से और पैथोजेनिक सेल्स मीन्स म्यूटेटेड सेल्स से, दोनों से ही डीएनए को क्या किया गया, आइसोलेट किया गया और दोनों ही डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसे फ्रेगमेंटेड किया गया और उसके बाद उनको क्या किया गया, टैगिंग की गई। मान लीजिए इस वाले जो डीएनए का सोर्स है उसको हमने क्या किया है, ग्रीन कलर के डाई से उसको टैग कर दिया है और इस वाले को मान लीजिए क्या है, रेड कलर के डाई से इसको क्या किया, हमने टैग कर दिया है। ओके, टैगिंग करने के बाद हमने उसको क्या किया, रख लिया, मतलब बना हुआ है। इसके बाद इस ये जो नॉर्मल डीएनए है इसका प्राइमर क्या है, हमारे पास आर्टिफिशियली बना हुआ होता है। ओके, और प्राइमर को हमने क्या किया, उसको उसमें डाला, मिक्स कराया और उसे हाइब्रिडाइज करने के लिए अलाउ किया।
फिर इसके बाद हमने क्या किया, वॉशिंग किया। जहाँ-जहाँ कहीं पे भी आपकी बॉन्डिंग नहीं हुई होगी, पेयरिंग नहीं हुआ रहेगा, वो अनबाउंड वाले जो डीएनए होंगे वो सब क्या होंगे, आपके वॉश आउट हो जाएँगे। और जहाँ कहीं पे भी आपका कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा वहाँ पे क्या होगा, आपका बाइंडिंग हुई रहेगी। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल के किसी सेल्स में कोई डीएनए के पार्ट में अगर आपका म्यूटेशंस हुआ रहेगा, तो वहाँ जो प्राइमर होगा, वो प्रॉपर तरीके से उसे बाइंड नहीं करेगा। और अगर बाइंड नहीं करेगा, तो लैपटॉप में या आपके सिस्टम में, जिस सिस्टम से आप कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे फ्लोरेसेंट जो लाइट जो इमिट आउट हो रही होगी, किससे, दैट इज़ अ टैगिंग वाले से। ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है फ्लोरेसेंट डाई की टैगिंग का नियम, कि जब कोई 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल आपका ए है, दूसरा मॉलिक्यूल आपका मान लीजिए बी है, यहाँ पे टैगिंग की गई है, क्वेंचिंग किया गया मान लीजिए किसी एक फ्लोरेसेंट डाई से, तो जब ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएगा, पास में ये बाइंड करेगा, तब जाकर के ये क्या करता है, लाइट को क्वेंच करता है और ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, मतलब लाइट इमिट आउट करता है। सो लाइट इमिट आउट करना इस बात का कंफर्मेशन होता है कि देयर इज अ पेयरिंग, देयर इज अ बाइंडिंग, देयर इज अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, वहां पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी हो रही है, बाइंडिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। अगर फ्लोरेसेंट डाई लाइट को इमिट आउट नहीं करता है, या लाइट की जो इंटेंसिटी वहां पे रिलीज हो रही है, मेजरमेंट जो किया जा रहा है, अगर वो इंटेंसिटी बहुत लो है, दैट मीन्स होता है कि वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो अगर कोई सेल्स में किसी भी डीएनए के पार्ट में कोई म्यूटेशंस हुआ रहेगा, तो वहाँ जो प्राइमर होगा, वो प्राइमर उससे सही से बाइंड नहीं कर पाएगा, जबकि जो नॉर्मल हेल्दी सेल्स होगी वहाँ पे प्राइमर क्या करेगा, बाइंड करेगा। और अगर बाइंड करेगा तो वहाँ पे लाइट क्या होगी, ज़्यादा इमिट आउट होगी, जहाँ पे बाइंड नहीं होगा वहाँ पे लाइट क्या होगी, कम इमिट आउट होगी। तो आपको लाइट के इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी के बेसिस पे ये पता चल जाता है बड़े आसानी से कि हाँ, इस ऑर्गेनिज्म के इस वाले डीएनए के पार्ट में या इस वाले जीन में म्यूटेशंस हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई और जिसकी वजह से आपका लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। सो डीएनए माइक्रो एरे का काम करने का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो यही है कि इनिशियली हम क्या करते हैं, डीएनए के सोर्स को आइसोलेट करते हैं और उसको फ्रेगमेंट करते हैं। देन इसके बाद उसकी टैगिंग करते हैं, टैगिंग करने के बाद उसको क्या करते हैं, माइक्रोचिप में करके उसको स्टोर कर देते हैं। जब कभी भी हमें डायग्नोस करना होता है कि हाँ, किसी डीएनए के पार्ट में कोई म्यूटेशंस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए सेम वही है कि जिस सेल्स में या जिस बॉडी के पार्ट में हमें सस्पेक्ट है, हमें डाउट है कि यहाँ पे म्यूटेशंस हो रहे हैं, उन सेल्स को लेकर के और एक हेल्दी सेल्स को लेकर के सेम प्रोसेस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और जो आपके प्राइमर्स होते हैं उनसे हाइब्रिडाइज करते हैं, वॉश करते हैं और उनकी वो कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा करके क्या करते हैं, देखते हैं। तो जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे म्यूटेशंस हुआ है या नहीं हुआ है। सपोज कि अगर दोनों ही रेड और ग्रीन कलर की जो टैगिंग की गई है, प्राइमर को ऐड करने के बाद अगर दोनों ही कलर की इंटेंसिटी सेम आती है, पेयरिंग भी प्रॉपर होता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई म्यूटेशंस आपका नहीं हुआ है। तो इस तरीके से डीएनए माइक्रो एरे का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो इनिशियली डेवलप किया गया था, दैट इज़ म्यूटेशंस को चेंज करने के लिए, वो इसी बेस पे क्या करता है, काम करता है। चूँकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुके हैं, तो अब उस टेक्निक को और कई चीज़ों के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कि हाँ, वहाँ पे जो आपके कॉमन मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होंगे, वो आपके पेयरिंग करेंगे। उन्हीं चीज़ों को लेकर के डिज़ीज़ डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जाता है। उन्हीं चीज़ों को लेकर के आपके म्यूटेशंस को चेक करने के लिए किया जाता है, राइट? तो इस तरीके के अलग-अलग क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। यहाँ पे कलर का कुछ इंडिकेशन दे रखा है, जो ऐसे ग्रे या ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, नॉट प्रेजेंट इन द सेल्स दिखाई दे रहा है। ग्रीन वाली जो कलर है वो क्या दिखा रही है, नॉर्मल सेल्स ओनली और प्रेजेंट इन बोथ, ये दिखाई दे रहा है। और आपके रेड वाली जो पैथोजेनिक है। तो अलग-अलग आपको फिगर में अलग-अलग कलर का इंडिकेशंस मिलता है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, जो यहाँ पर आपको समझाया गया। तो इस तरीके से जो नॉर्मली पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली डीएनए माइक्रोवेव से पहले, कि आपको अगर कोई जीनोम अगर कि कोई म्यूटेशंस अगर हो रखा है, तो उसको चेकआउट करने के लिए बहुत बहुत ही मतलब रिगरस मेहनत करनी पड़ती थी। डीएनए की सीक्वेंसिंग करनी पड़ती थी, देखना पड़ता था कि अच्छा कहाँ पे बेस पेयर का अल्टरेशंस हुआ है, तब जाकर कहीं पे ये पता चल पाता था। और काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन होता था। तो वो जो काम था, वो जो एफर्ट्स थी, उसको लेस किया गया और बहुत एक्यूरेट तरीके का रिजल्ट आता है डीएनए माइक्रोएरे से। तो आज के डेट में डीएनए चिप, डीएनए माइक्रोचिप या डीएनए माइक्रो एरे के नाम से जाना जाता है। और एक चिप में आपके एक साथ में
कई सारे सैंपल की एनालिसिस हो जाती है और पूरे एक ऑर्गेनिज़्म के पूरे एंटायर जीनोम को बड़े आसानी से और जल्दी से आप उसको रिजल्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सवाल आपको दिया गया था स्टार्टिंग में, दैट इज़ व्हाट इज़ अ डीएनए माइक्रोएरे एंड हाउ डज़ अ डीएनए माइक्रोएरे वर्क? तो इन दोनों ही सवाल के लिए आपने समझा कि डीएनए माइक्रोएरे क्या है? एक अरेंजमेंट है किसका? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का, किसी भी ऑर्गेनिज़्म का। ऐसा करने के लिए जो स्टेप्स है वो क्या है? दैट इज़ व्हाट कि डीएनए को आइसोलेट करना, डीएनए को फ्रेगमेंट करना, डीएनए को डीनेचर करना, देन उसको टैग करना फ्लोरेसेंट डाई से, देन इसके बाद उसको क्या करना? अरेंज करना एक ड्रॉप के फॉर्म में, एक एक पॉइंट के फॉर्म में। तो दैट इज़ कॉल्ड डीएनए माइक्रोएरे। काम कैसे करता है? प्रिंसिपल इसका क्या है? तो प्रिंसिपल इसका है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द टू डीएनए स्ट्रैंड। सो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्म में माइक्रोएरे रहेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो प्राइमर होगा उसको अलाउ किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। और अगर होगा मतलब वहाँ पे अगर सेम सीक्वेंसेस है कॉम्प्लीमेंट्री, तो वहाँ पे पेयरिंग होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, लाइट डेवलप होगी, लाइट डिटेक्ट होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ डीएनए माइक्रोएरे? यहाँ पे पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि किसी पर्टिकुलर आपके डीएनए के सीक्वेंसेस के चेंजेस में आने से होते हैं। तो उन चीज़ों को चेकआउट करने के लिए सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या सारे टाइप के क्लिनिकल डायग्नोसिस करना पॉसिबल होगा? तो आप उसको आंसर दे सकते हैं नहीं। यहाँ पे उन डिजीज़ की बात की जा रही है जिन डिजीज़ का लिंक या जिन डिजीज़ में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? डीएनए का होता है। ओके? Used to study the extent to which a certain genes are turned on or off in a cells and tissues, means जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। किसी भी सेल्स में जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है या सप्रेस हुआ है, इस चीज़ को पता करने के लिए भी आप डीएनए माइक्रो एरे का यूज करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है, सीएसआईआर के बी पार्ट में सवाल ही पूछा जाता है। जीन एक्सप्रेशंस का मतलब है कि वो जीन आपकी या तो टर्न ऑन है या तो फिर आपकी टर्न ऑफ है। ऑन का मतलब वो एक्टिव हो गया, ऑफ का मतलब वो ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा है, राइट? मतलब दैट इज अगर जीन की बात कर रहे हैं तो मतलब कि दैट इज डीएनए से क्या हो रहा है? आपका एमआरएनए बन रहा है। तो अगर एमआरएनए की प्रोसेस बन रही है दैट इज वो ऑन है, अगर नहीं बन रहा तो क्या है? ऑफ है। तो किसी भी मतलब डीएनए को ये चेकआउट करना कि हाँ वो एक्सप्रेस आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब उससे एमआरएनए और प्रोटीन बन रही है कि नहीं बन रही है, इस चीज़ को भी आप पता कर सकते हैं। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कैसे? क्या आप में से कोई इस बात को बता सकता है कि कैसे डीएनए माइक्रो एरे को यूज़ करके आप बता पाएंगे कि कोई जीन आपकी एक्टिव है, ट्रांसक्राइब्ड हो रही है या नहीं है, या कोई डीएनए आपका प्रोटीन बना रहा है या नहीं बना रहा है? बता पाएगा कोई? कोई अपना व्यू देना चाहेगा? हाँ जी। अरे सब लोग चले गए क्या? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? अच्छा, मुझे लगा इतना इतना साइलेंट है तो सब लोग चले गए क्या? मेरा सवाल जो मैंने पूछा वो सुनाई दिया? तो someone of you kindly explain। अगर आप में से कोई बताना चाहता है कि हाउ डीएनए माइक्रोएरे कैन बी यूज्ड टू नो द जीन एक्सप्रेशन लेवल, दैट इज इट इज ऑन और ऑफ। अगर आपको जी बताइए। कोई बात नहीं, आप उसको देखिए, मैं ये जानता हूँ, आपको श्योरिटी नहीं है, दैट इज़ व्हाई मैं ये सवाल करता हूँ। आपके मन में जो डाउट्स है या आपके मन में जो कॉन्सेप्ट है, वो जब बाहर निकल कर के आएगी दैट तब आप जाकर थोड़े कॉन्फिडेंट होंगे, ना कि सिर्फ़ ऐसे मैं आपको बताता रहूँ, आपसे सुनते रहें। आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस हमारा 90% कवर हो चुका है, सिर्फ़ रिमेनिंग 1 यूनिट बचे हुए हैं, ठीक है? तो उसको कवर करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, 1 हफ्ते का ही सिर्फ़ टॉपिक बचा है उसे पढ़ाने के लिए। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग कम से कम ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, बाकी लोग तो नहीं कर पाते, उनका टाइम शेड्यूल नहीं ठीक है। आप करते हैं तो आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाइए उसमें कि डीएनए माइक्रो एरे का कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया और आपने उसको समझ भी लिया। तो कैसे डीएनए माइक्रो आपने आपने यहाँ पे देखा कि इसको डिजीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। अगर यही सवाल आपसे पूछ दिया जाए कि हाउ
डीएनए माइक्रोएरे कैन बी यूज्ड टू डायग्नोसिस अ डिजीज, एक्सप्लेन विद अ सूटेबल एग्जांपल। ये क्वेश्चन बन सकता है ना? तो आप उसको कैसे बताएँगे? थोड़ा-सा थोड़ा-सा ट्राई कीजिए। हाँ, हुँ, हाँ। ओके, दृश्या ये कहना चाह रही हैं कि हमारे पास 2 कंडीशंस होगा, एक कंट्रोल होगा और एक जिस सेल्स में हमको चेकआउट करना है वो रहेगा। और उन दोनों में ही कंपैरिज़न हम करेंगे कि कैसे एक्सप्रेशंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। दृश्या कैन यू एक्सप्लेन इन मोर डिटेल? हाँ। हुँ, हुँ। ओके, ओके और कोई बताना चाहेगा? हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वेरी गुड। और कोई इनका इनके इन्होंने जो कॉन्सेप्ट समझाया किसी को समझ में आया? मतलब इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, बताइए? आई थिंक सुमित जो बताना चाह रहे थे किसी को समझ में आया? ओके, सुमित क्या क्या आप एक बार और रिपीट कर पाएँगे अपने आंसर्स को जो आप बताना चाह रहे थे? थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। हाँ, वेरी गुड। हुँ, हुँ। ओके। हुँ। हुँ, हुँ। ओके, ओके, ओके। हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी गुड सुमित। और कोई बताना चाहता है? दृश्या ने भी बता दिया। मोना कुछ बताना चाहेंगे आप? ओके। सुमित के भी आंसर्स काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने ठीक तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देख लेते हैं, जीन एक्सप्रेशंस की बात जब भी हम करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग बात किसकी करते हैं? या तो एमआरएनए की और या तो उससे बनने वाली क्या है? प्रोटीन की। अल्टीमेटली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? दैट इज़ अ प्रोटीन है या फिर एमआरएनए की बात कर सकते हैं, राइट? किसी भी इंडिविजुअल्स का जीन एक्सप्रेस आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन से मॉलिक्यूल को पिकअप करना चाहिए? जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, इन दोनों में से किसको हम ईज़िली पिकअप करें ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए और हम बता सॉरी, बता पाएँ कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एमआरएनए को या प्रोटीन को? एमआरएनए। आप मुझे ये बताइए कि एमआरएनए काफ़ी हाइली रिएक्टिव होता है, मीन्स लेस स्टेबल होता है। क्या ये पॉसिबल है कि आप उस शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम में ही उस एमआरएनए को आप कलेक्ट कर पाएँ और उस एमआरएनए को आप स्टोर कर सकें फॉर द एनालिसिस के लिए? बताइए?
आपने कहा कि एमआरएनए, अगर हमको जीन के एक्सप्रेशंस चेकआउट करना है, हमारे पास 2 ऑप्शंस है, डीएनए और एमआरएनए और प्रोटीन, बट हम लोग जाएँगे किसके साथ में? एमआरएनए के साथ में। वेरी गुड। बट मेरा फर्दर सवाल आपसे ये है कि एमआरएनए की लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होती है। तो क्या उस शॉर्ट इस लाइफ स्पैन के ड्यूरेशंस में इन चीज़ों को कलेक्ट कर पाना आसानी होगा या फिर इस प्रोटीन को लेकर के काम करना आसानी होगा? बताइए। वेरी गुड। मैं यही तो आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आपके मन में जो डाउट्स है, आपके मन में जो सवाल है, आपने मन में जो अभी जो चीज़ें सीखी हुई हैं, वो क्या है? डेफ़िनेटली आपने आंसर सही दिया, लेकिन मेरा फर्दर सवाल उस पे बन गया तो आप थोड़ा हेजिटेट हो गए। एमआरएनए को ही हम लोग क्या करते हैं मतलब कि एनालाइज़ करते हैं किसी भी जीन के एक्सप्रेशंस को एनालाइज़ करने के लिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली जीन का एक्सप्रेशंस हो रहा है दैट मीन्स एमआरएनए बन रहा है। प्रोटीन बनने में टाइम लगेगा, प्रोटीन बहुत सारे एमआरएनए से प्रोटीन आपका नहीं भी बनेगा, राइट? बहुत सारे प्रोटीन्स हो सकता है जाकर के मिसफ़ोल्ड हो जाए, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे एग्ज़ैक्टली इस चीज़ को पता करने में प्रोटीन से कि क्या वो जीन का एक्सप्रेशंस हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि बहुत सारे एमआरएनए मॉलिक्यूल्स आपके ऐसे पाथवेज़ में चल कर के आपके मिसफ़ोल्ड हो जाते हैं या उनमें प्रॉपर फ़ोल्डिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आपके प्रॉपर एक्टिव प्रोटीन्स नहीं बन पाते हैं। सो फॉर gene expressions mRNA will be a good molecules to analyze the level of expression. सो कैसे करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि इस mRNA को जो कि बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है, इस mRNA का हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज द cDNA बनाते हैं। क्या बनाते हैं? cDNA। और यहाँ पे यूज क्या करते हैं, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो cDNA होता है, इस डीएनए के कंटेंट से आप बहुत आसानी से एनालाइज करते हैं कि हाँ, ये जीन का एक्सप्रेशंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो जितना ज़्यादा आपका एमआरएनए बनेगा उस एमआरएनए का क्या बनेगा, आपका cDNA बनेगा। और जितना ज़्यादा cDNA का लेवल होगा, आप आसानी से कह पाएंगे कि हाँ, इस वाले सेल्स में एक्सप्रेशंस हो रहा है और इस वाले सेल्स में एक्सप्रेशंस नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक ही इंडिविजुअल्स के दो मान लीजिए आपके सेल्स हैं, दैट इज ए एंड बी, और इन दोनों के ही सिस्टम का आपको क्या करना है, एक्सप्रेशंस को चेकआउट करना है। आपने क्या किया, इनका डीएनए का आइसोलेशन किया और उसके बाद यहाँ पे एमआरएनए लिया, और मतलब एमआरएनए को आपने आइसोलेट किया और उस एमआरएनए का cDNA बनाया। और इन cDNA के मॉलिक्यूल्स को आपने क्या किया, टैगिंग किया, जिससे फ्लोरेसेंट लाइट क्या हो रही है, इमिट आउट हो रही है। और उसको जाकर के आपने क्या किया, क्वांटिफाई किया लाइट को और देखा कि हाँ, यहाँ कहाँ पे cDNA कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जिस वाले सेल्स के सैंपल में cDNA का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, उस वाले का एक्सप्रेशंस क्या हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, राइट? तो जीन के एक्सप्रेशंस को पता करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, एमआरएनए को पिकअप करते हैं और उस एमआरएनए से cDNA बनाते हैं। और उसी cDNA से बेसिकली आप एनालाइज करते हैं और क्वांटिफाई भी करते हैं कि जीन के एक्सप्रेशंस कितना हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है जी। ओके। एक लास्ट सवाल आप लोगों से मैं चाहूँगा कि यूज़ टू डिटरमाइन म्यूटेशंस को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कैसे आप डीएनए माइक्रो एरे को यूज़ करके आप बताएँगे। एक सवाल आप लोगों के लिए आज यहाँ पे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्लिनिकल डायग्नोसिस टेस्ट। कौन-सा वो डिज़ीज़ होगा जिस डिज़ीज़ को डायग्नोसिस करने के लिए आप डीएनए माइक्रो एरे का यूज़ करेंगे विद एक एग्ज़ाम्पल, एक डिज़ीज़ के एग्ज़ाम्पल के साथ में आप उसके प्रोसीजर्स को अपने अपने ओन सेंटेंसेस में लिख के फॉर्म करेंगे कि हाउ अ डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस टेस्ट विद सूटेबल एग्ज़ाम्पल्स। ठीक है जी? वैसे कल का सवाल अभी मैंने आप लोगों से पूछा नहीं है, कल का जो सवाल था उसका जवाब अभी भी दिया नहीं आप लोगों ने। क्या सवाल पूछा था मैंने कल की क्लास में? वेरी गुड। कोई एक टेक्निक बताइए। हाँ, हाँ।
एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आप दृश्य एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से आप कैसे प्रोटीन का इंटरेक्शंस पता करेंगे, आप मुझे बताइए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस? Hmm. Explain it. Because apnenic chromatography is a technique to separate the protein molecules from a mixture of a protein, right? It's a concept. It's a concept of it's a concept of a ligand plus protein binding. Yes, I got it. Just a, just a minute. Apnenic chromatography is a technique to use separate a particular shape of a protein molecule from a mixture of a protein. For example, you have a pot, and in this pot there are different shape of a protein molecules like that. For example, okay, and you want to just separate these circle kind of a proteins, then we use affinity chromatography with the ligand molecules having this complementary shape like that. So all the protein molecules will complementary to this, will bind to the plenty beads, and other molecules will separate out. So affinity chromatography just bind to the protein molecule with a certain kind of a shape with a ligand molecule. It is not a interaction between the protein and protein. It might be possible that ligand may be or may not be nature of the proteins. My question was that ki how in natural system we can determine a protein protein interactions. Chromatography technique is used for the separation, not to determine the that is the binding or interactions. मोना, बताइए। रिया, ओके, रिया टेक्निक्स। बेसिकली रिया टेक्निक का यूज़ तो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंट्रैक्शंस के लिए किया जाता है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स के बेसिस पे बात की जाती है। और एंटीजन्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो प्रोटीन नेचर के हों, हालांकि एंटीबॉडी तो हमेशा प्रोटीन नेचर की होती है। ओके, हैव यू हर्ड अबाउट द Y2F? यस, ईस्ट टू हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम से आप यूज कर सकते हैं, और को आप यूज कर सकते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को चेकआउट करने के लिए। और भी टेक्निक्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई मैंने स्टडी क्लासेस में आप लोगों को बोला था कि मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ दोज टेक्निक्स हु इन्वॉल्व इन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, एंड उनके बारे में आप पढ़ कर के आइए। बट मुझे लग नहीं रहा कि बहुत अच्छा से वर्क आप लोग करके आए हैं। Mass spectroscopy technique is basically used for the protein three-dimensional structure, determination of a three-dimensional structures. Okay, mass spectroscopy technique basically primarily used for the determination of a three-dimensional structure of a protein, not for the interaction. Interaction means what? That is the two proteins having binding affinity. There is, if it is there is a possibility to bind or not, that is called interactions. So interactions is different from the structures. So mass spectroscopy technique is used for the determination of a 3D structures of the protein, while each two hybrid system is used for the protein protein interactions. One thing more, फ्लोरेसेंट जो डाई की बात आपने पहले किया था, उस टेक्निक को आप जिसमें साइबर ग्रीन आप यूज करते हैं, और या फ्लोरेसेंट डाई को आप यूज करते हैं प्रोटीन, जैसे आपने ये पढ़ा है, फ्रैप टेक्निक पढ़ी है, फ्रैप? हाँ जी।
FRAP होता है। फ्रेप का मतलब है फ्लोरो, या एग्ज़ैक्टली फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ठीक है ना? तो उसमें आप क्या देखते हैं कि लिपिड का इंटरेक्शंस तो आप देखते ही हैं, लिपिड का तो डायनामिक्स आप देखते ही हैं, लेकिन प्रोटीन से प्रोटीन के इंटरेक्शंस के लिए भी फ्रैप टेक्निक का यूज़ किया जाता है। और ये CSIR के एग्ज़ाम में कई बारी सवाल पूछा जा चुका है, बहुत बार। पहले स्टार्टिंग में पूछता था कि मेम्ब्रेन के लिपिड्स के डायनामिक्स को चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, और बीच में चल कर के शायद 2019 या 2018 के दिसंबर वाले एग्जाम में पूछ दिया था कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए, चेकआउट करने के लिए कौन से टेक्निक को यूज़ करेंगे, उसमें फ्रैप का एग्जाम्पल दे रखा था। तो फोटो ब्लीचिंग आफ्टर फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस टेक्निक का भी आप यूज करते हैं प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, ईस्ट टू हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम को भी आप यूज करते हैं, दैट इज प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस के लिए। जिस तरीके से ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम है, वैसे ही ईस्ट थ्री हाइब्रिड सिस्टम भी होता है, नाम सुना है? हाँ जी। तो ओके, नो इशू। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप गैदर कीजिए और जानिए कि ईस्ट थ्री हाइब्रिड सिस्टम कैसे एडवांस है एज कंपेयर टू द ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम से, ये कौन से पर्पस के लिए यूज किया जाता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। सो टुडेज क्वेश्चंस फॉर यू ऑल, दैट इज to know about the East 3 hybrid system, how it work and how it is different to East 2 hybrid system, and in which conditions it can be used in biological system. Okay. ओके, तो ईस्ट थ्री हाइब्रिड सिस्टम के बारे में पढ़िए, फ्रैप टेक्निक के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि इसको लेकर के भी सवाल बनते हैं और बड़ा एप्लीकेशंस है इसका सेल बायोलॉजी के फील्ड में। किसी भी मेम्ब्रेन को, किसी भी प्रोटीन के डायनामिक्स को चेक करने के लिए, या लिपिड के डायनामिक्स को चेक करने के लिए कि कितना मूवमेंट उसमें हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेकआउट करने के लिए क्या किया जाता है, ये टेक्निक को यूज़ करते हैं। ओके, टेक्निक्स पे थोड़ी कमांड आप लोग बनाइए, और ये टेक्निक्स वाला जो यूनिट है, इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम से है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डेप्थ में मैंने ये लेक्चर्स लिए हुए हैं। 13 लेक्चर है सिर्फ आपका पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में यूज होने वाली कोई ऐसी टेक्निक बची नहीं है जिस टेक्निक को मैंने वहाँ पे डील नहीं किया है। तो आप प्लीज़, अगर आप पढ़ाई अभी कर रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो वीडियोज़ हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िए और उनका नोट्स बनाइए। बहुत अच्छे अच्छे मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को समझ में जल्दी नहीं आता है, लेकिन बहुत ही केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए मैंने आप लोगों को उस टाइम वो अच्छे थे उनको पढ़ाया हुआ है। तो आप लोग उसको देखिए और समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, आईआर का, एनएमआर का, रमन का, राइट, सीडीओआरडी का, और इस तरीके के जो आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी हैं, तो उनको थोड़ा सा देखिए। बायोलॉजिकल साइंस में खास करके बायोटेक्नोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, किसी भी फील्ड में जाएंगे, आपसे इंटरव्यू में इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर के सवाल पूछे ही जाएंगे, बिकॉज आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। तो आपके जो बेसिक जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशन हैं उनको आपको आना चाहिए, और लेटेस्ट जो चीज़ें चल रही है वो तो आपको समझना ही चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी डीएनए माइक्रो एरे का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ चुका होगा, और अब इन सवालों को आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आगे की तरफ हम लोग थोड़ा मूव करेंगे, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द कंप्लीट जीनोम। कौन कौन से वो ऑर्गेनिज्म हैं और कौन सा वो पहला ऑर्गेनिज्म है जिनका कि कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, कौन सा वो टेक्निक होगा, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। The first complete genome sequence of a eukaryotic organelle, that is the human mitochondria, 16,568 बेस पेयर का, was reported in 1981। सबसे पहली बार यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स का, दैट इज ह्यूमन का माइटोकॉन्ड्रिया का सीक्वेंसिंग किया गया, कंप्लीट सीक्वेंसिंग किया गया, और जो कि 16,508 बेस 68 बेस पेयर का था 1981 में। In 1992, the first eukaryotic chromosome number third of Brewer is, that is Saccharomyces cerevisiae, was sequenced। सबसे पहला
किसी यूकैरियोटिक सेल्स के क्रोमोसोम का जो सीक्वेंसिंग की गई कंप्लीटली, दैट इज़ द क्रोमोसोम नंबर 3 किसका, दैट इज़ ईस्ट का, मीन्स सैक्रोमाइसिस सेरेसियाई का, जो कि 315 केबी का था। नाउ द फर्स्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी सीक्वेंस्ड वाज द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, और ये 1.8 मेगाबेस पेयर का था, 1995 में किया गया था। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट और वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसका डीएनए सीक्वेंसिंग किया गया था या जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई थी। ये सवाल केवीएस पीजीटी के एग्ज़ाम में बना था। केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का भी जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, 23 के मार्च में, उसमें ये एग्ज़ाम में ये सवाल ये बना था, और मैंने उस टाइम पे ये बच्चों को पढ़ाया भी था, बताया भी था। तो ये सवाल आपके जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, एमसीक्यूज़ वाले, वहाँ पे बनता है कि कौन से माइक्रोब्स का या कौन से ऑर्गेनिज्म का किया गया सीक्वेंसिंग फर्स्ट टाइम पे। तो आप उसे याद रखिए, दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ओके। फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस ऑफ अ यूकैरियोट, दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। पहला पूरे कंप्लीट जीनोम का जो सीक्वेंसिंग की गई वो किसका किया गया, ईस्ट का किया गया, 12.1 MB का था, मेगाबेस पेयर का। एज ऑफ अक्टूबर 2021 द कंप्लीट सीक्वेंस आर अवेलेबल फॉर 2719 viruses, 1115 archaea and bacteria, and 36 eukaryotes, of which about half are the fungi। यहाँ पर आपको बताया गया है कि बेसिकली स्टार्टिंग तो हुई हमारी कहाँ से, 1981 से, और 2011 तक आते आते हमारे ये सीक्वेंसिंग का प्रोसेस चलता रहा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सीक्वेंसिंग की गई वो सेंगर मेथड से किया गया, जिसको कि आप चेन टर्मिनेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। DDNTP जहाँ पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट। इसको बोलते हैं आप सेंगर मेथड। सेंगर मेथड के हेल्प से ये सारी चीज़ें की गई। तो आपको बताया गया कि 2011 तक आते आते इतना सारा डेटा आपको दिया गया कि इतने सारे वायरसेस का और आर्किया का, बैक्टीरिया का किया गया, और 36 आपके उसमें से क्या है, यूकैरियोट्स का भी किया गया। यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स का या माइक्रोब्स का जिनकी जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई है, कंप्लीट किया गया है। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या होता है ये मॉडल ऑर्गेनिज्म, आइडिया है कुछ? हाँ जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए, मतलब कि जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द मॉडल ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कि ह्यूमन बींग्स के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लांट के लिए कौन सा है, एज वेल एज बैक्टीरिया के लिए कौन सा है। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिज्म से आप क्या समझते हैं, और उनका क्या एप्लीकेशंस होता है, और किस पर्पस के लिए वो यूज किए जाते हैं। तो आप उनके लिए आंसर्स बोल सकते हैं कि मॉडल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं फॉर द जेनेटिकल एक्सप्रेशन या जेनेटिकल एनालिसिस, कि किस तरीके से उनका एक्सप्रेशन हो रहा है, कौन सी प्रोटीन का फंक्शंस क्या है, कैसे एक्सप्रेस आउट हो रहा है, ये सब कुछ करने के लिए उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिए जा रहे हैं वो मैक्सिमम टाइम पे क्या है, आपके कुछ न कुछ मॉडल ऑर्गेनिज्म है। जैसे इनोफ्िलस इन्फ्लुएंजाई की अगर बात करें तो ये आपका एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है, मतलब डिजीज कॉज करने वाला है। बाकी सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई भी आपका मॉडल ऑर्गेनिज्म है। ड्रोसोफिला आपका एनिमल्स के लिए माना जाता है। सी एलिगेंस आपका लोअर सी एलिगेंस भी यूकैरियोटिक मीन्स एनिमल्स के लिए माना जाता है मॉडल ऑर्गेनिज्म। एडोसिस थलियाना एक प्लांट के लिए माना जाता है। तो ये सभी आपके वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी सीक्वेंसिंग, मतलब जिनके जीनोम का सीक्वेंसिंग क्या है, कंप्लीट अब तक किया जा चुका है। ओके जी। तो इस स्लाइड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन थी आपको लेकर के कि फर्स्ट टाइम पे क्या हुआ, कैसे कंप्लीट जीनोम का सीक्वेंसिंग हुई, और किसका हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। जीनोम एनालिसिस करने के लिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि द सीक्वेंसिंग ऑफ अ डीएनए, द असेंबलिंग ऑफ दैट सीक्वेंस टू क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम एंड द एनोटेशन एंड एनालिसिस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन। जीनोम एनालिसिस का मतलब ही क्या है, दैट मीन्स व्हाट, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जो डीएनए का सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग करना,
उनके सीक्वेंसेस को क्या करना, क्रिएट करके एक रिप्रेजेंटेशन दिखाना कि हाँ, कितना परसेंट उनका डीएनए का सीक्वेंस जो है वो रिपिटेटिव है, कितना नॉन रिपिटेटिव है, कितना जंक है, कितना फंक्शनल है, राइट? इस तरीके का रिप्रेजेंट करना और उनको उनके लिए एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करना कि हाँ, कितना पोर्शन उनका एक्टिव है, कितना नहीं है। इसको कलेक्टिवली आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द जीनोम एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। सीक्वेंसिंग सबसे वन ऑफ द मोस्ट टीडियस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जीनोम एनालिसिस का। अगर एक बार डीएनए की सीक्वेंसिंग हो जाती है, देन बाकी चीज़ें आपकी रिमेनिंग आसानी से हो पाती हैं। ओके, तो सीक्वेंसिंग जैसा कि आप पहले भी मैंने आपको बताया था, डीएनए सीक्वेंसिंग को लेकर के क्लासेस पहले भी हो चुकी हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ 3 चीज़ों को लेकर के। दैट इज़ पहला आपका चेन ट्रांजिशन मेथड को लेकर के और केमिकल डाइजेशन या केमिकल ट्रीटमेंट मेथड को लेकर के, और आपके सिलेबस में पायरो सीक्वेंसिंग भी था। पायरो सीक्वेंसिंग को लेकर के मैंने पढ़ाया है थोड़ा। तो अगर आपको डीएनए सीक्वेंसिंग वाले टॉपिक को समझना है, जो कि मैं आपको यहाँ पे डील नहीं करूँगा, यहाँ पे सिर्फ आपको उन मेथड्स के बारे में बताए जाएंगे। डिटेल में आपको देखना है तो आप बायोटेक वाले जो लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स की वीडियो को रेफर कर सकते हैं उनको जानने के लिए कि क्या है आपका ये मेथड और किस तरीके से उसमें चीज़ें की जाती हैं। ओके, ओके। जीनोम सीक्वेंसिंग अप्रोचेस फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। जीनोम सीक्वेंसेस को पूरी तरीके से सिर्फ 2 कैटेगरी में क्या किया गया, कैटेगराइज किया गया। नंबर पहला शॉटगन मेथड एंड हाउ थ्रूपुट मेथड या नेक्स्ट जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये शॉटगन मेथड जो कि इनिशियली स्टार्टिंग में बेस्ड था किस पे, दैट इज द उन्हीं के प्रिंसिपल पे, मीन्स सेंगर के प्रिंसिपल पे। और अब आज के टाइम पे जो नेक्स्ट जनरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी हाईली एफिशिएंट है और बहुत ही एडवांस है। बहुत कम टाइम पे बड़े से बड़े सीक्वेंस को, मतलब डीएनए के लेंथ को आसानी से सीक्वेंसिंग की जा सकती है। तो आज के डेट में करंटली जो यूज़ हो रहा है वो ये यूज़ हो रहा है। लेकिन मैं फिर से भी बोलूँगा कि अभी भी आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए जो डीएनए की सीक्वेंसिंग कराई जाती है, मतलब कि कैरेक्टराइजेशंस निकलने के लिए, उनके लिए क्या है, सेंगर मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड करता है दोनों का मेथड कब यूज़ होगा। अगर डीएनए का जो लेंथ है जिनकी सीक्वेंसिंग करानी है, उनकी लेंथ अगर मान लीजिए आपके 1000 बेस पेयर तक के लिए है, तब तो आप आसानी से ये वाला मेथड यूज़ कर पाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा होता है, लेंदी है, तो उस केसेस में आप क्या करते हैं, दैट इज़ द हाई थ्रूपुट यूज़ करते हैं या फिर नेक्स्ट जनरेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या है ये एक्चुअली मेथड और इनके बारे में थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे दिया जा रहा है कि शॉटगन सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग मेथड डिजाइन फॉर एनालिसिस ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस लॉन्गर देन 1000 बेस पेयर अप टू इंक्लूडिंग इंटायर क्रोमोसोम्स, राइट? तो इस तरीके के शॉटगन मेथड में आपको बताया जा रहा है कि जो जिनका डीएनए का बेस पेयर आपका क्या होगा, 1000 बेस पेयर से ज़्यादा है या पूरा इंक्लूडिंग इंटायर जीनोम है, उनको करने के लिए इस टेक्निक को क्या करते हैं, यूज करते हैं। Since gelatophoresis sequencing can only be used for fairly short sequences, that is 100 to 1000 base pair, so a longer DNA sequence must be broken into the random small fragment, which are then sequenced using the chain transmission method to obtain the reads. मतलब ये लाइन आपको ये बताना चाहता है कि चूंकि जो हम लोग पहले सेंगर मेथड से यूज करते हैं, उन सेंगर मेथड में सीक्वेंसिंग करके पहले उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो बैंड आती है, उन बैंड को क्या करते हैं, कलेक्ट करके सबको रीड करते हैं और फिर उन बेसिस को एक तरीके से लाइन अप किया जाता है, तब जाकर के सीक्वेंस बनती है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी एक लिमिट है कि सर्टेन फ्रेगमेंट या सर्टेन लेंथ के डीएनए को ही क्या किया सकता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जा सकता है। तो वहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि इसमें आप 1000 बेस पेयर तक के डीएनए के सीक्वेंसेस को ये करा सकते हैं। सो दैट इज़ वाई जब आपको इंटायर जीनोम का या बड़े डीएनए के सीक्वेंसेस का एनालिसिस करना होता है शॉटगन मेथड से, तो पहले आप उनको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे सूटेबल साइज में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जब उनका ब्रेक डाउन हो जाती है, तब फिर से उनको वही करते हैं जो कि आप सिंगर मेथड में करते हैं, उनके तरीके से, मीन्स चेन ट्रांजिशन मेथड वाले को ही फॉलो करके आप उसको सीक्वेंसिंग करते हैं। और सपोज जितने भी अलग अलग फ्रेगमेंट होते हैं,
इन सबकी सीक्वेंसिंग अलग-अलग उस पे की जाती है और करने के बाद सबको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जो भी कॉमन सीक्वेंसेस होते हैं उनको डिलीट की जाती है, सबको अलाइन किया जाता है, तब जाकर फाइनली आपका क्या बनता है, एक चेन बनता है। और जिसको कि कंपेयर किया जाता है ओरिजिनल वाले से, तो बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये आपका क्या होगा, डीएनए का सीक्वेंस होगा। तो अलग-अलग फ्रेगमेंट के लिए अलग-अलग आपके क्या होते हैं, रिएक्शन मिक्सर होते हैं। उन रिएक्शन मिक्सर को चला करके उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद उनके जो न्यूक्लियोटाइड के बैंड्स आते हैं, उन बैंड्स को एक सीक्वेंस में मीन्स ऑर्डर में 3 टू 5 ऑर्डर हमेशा रखा जाता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम में ऑर्डर में, मतलब ये वाला जो प्राइम होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ये क्या होगा आपका प्राइम होगा। तो इसका ये जो बनेगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा किसका, दैट इज़ द टेम्पलेट या डिज़ायर्ड डीएनए सीक्वेंसेस का। तो इस तरीके से किया जाता है। ये वीडियो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बायोटेक्नोलॉजी वाले वीडियोज़ को देखिए। वहाँ पर आपको बताया है मैंने कि कैसे आप चेन टर्मिनेशन मेथड को फॉलो करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। द फर्स्ट जीनोम सीक्वेंस्ड बाय द शॉटगन सीक्वेंसिंग वाज द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस पब्लिश्ड इन 1981। शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड से फर्स्ट टाइम पे किसी के जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की गई वो कॉलीफ्लावर का मोज़ेक वायरस है और 1981 में किया गया था। यहाँ पे आपको शॉटगन मेथड का जो एक रिप्रेजेंटेशन से वो दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये जीनोमिक डीएनए है। आपने जीनोमिक डीएनए को क्या किया है, आइसोलेट किया है और उसके बाद उसको आपने क्या किया, फ्रेगमेंट किया और फ्रेगमेंट करके आपने उसकी क्या की, एक लाइब्रेरी तैयार की है। बैक का मतलब है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। उस वेक्टर में डाल करके आपने मल्टीपल कॉपी क्या किया हुआ है, आपने तैयार किया हुआ है, राइट। और उस मल्टीपल कॉपी के जो आपने तैयार किया हुआ है, अब उस मल्टीपल कॉपी का आपने चेन टर्मिनेशन मेथड से आपने क्या किया हुआ है, सीक्वेंसिंग कराई है। अब उस सीक्वेंसिंग को फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई और उस इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो भी एटीजीसी के सीक्वेंसेस आए उनको आपने क्या किया, एक ऑर्डर में अरेंज किया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वाले चेन में और इस वाले चेन में ये दोनों आपके क्या हो गए, कॉमन आ गए। तो यहाँ से इतना ये क्या किया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, इसके आगे की सीक्वेंस क्या की जाएगी, ऐड की जाएगी। तो इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। तो फाइनली आपका देखिए ये वाला सीक्वेंस आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से देखिए एक के बाद से फिर आपका ये सीक्वेंस क्या होगा, कॉमन कंटिन्यू किया जाएगा, ना कि ये वाला। तो जितने भी ऐसे आपके अलग अलग मिक्सचर्स में ऐसे बैंड्स आते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के, उन सारे बैंड्स को पहले इंडिविजुअली लिखा जाता है और देखा जाता है कि क्या-क्या चीज़ उसमें से कॉमन है। जहाँ से कॉमन होती है उसको डिलीट किया जाता है और उसको असेंबल करके आगे वाली लाइन क्या की जाती है, ऐड की जाती है। तो इस तरीके से शॉटगन मेथड से डीएनए की सीक्वेंसिंग की जाती है। तो शॉटगन मेथड क्या है? सिंपली एक ऐसा मेथड है जहाँ पे एंटायर डीएनए के जीनोम को, मतलब कि अगर 1000 बेस पेयर से ज़्यादा होगा, 1000 बेस पेयर से कम का होगा तो किससे करेंगे? दैट इज़ सेंगर मेथड से, जो कि नॉर्मली किया जाता है। लेकिन 1000 बेस पेयर से ज़्यादा अगर होगा तो किससे करेंगे? शॉटगन मेथड से। और शॉटगन मेथड को करने के लिए क्या करते हैं कि पहले एंटायर डीएनए के जीनोम को आइसोलेट करते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, दैट इज़ उसका फ्रेगमेंट बनाएँगे, मतलब कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करके उसको तोड़े, मतलब कट करेंगे। और हर एक पीस का, मतलब हर एक फ्रेगमेंट का पहले लाइब्रेरी तैयार कर लेते हैं, मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं और उस मल्टीपल कॉपी को फिर क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपी को, जो मल्टीपल कॉपी आपका तैयार हो जाएगा उसकी फिर क्या करते हैं, चेन टर्मिनेशन मेथड से क्या करते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। मतलब 4 आपके पास क्या होता है, ऐसे ट्यूब्स होते हैं और चारों में अलग-अलग क्या होते हैं, बेस पेयर्स होते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड जैसे मान लीजिए इसमें ए है, इसमें टी है, इसमें जी है, इसमें सी है। ये क्या, दैट इज़ द डी डी एटीपी हो जाएगा और ये डी डी टी एन टी पी हो जाएगा, इस तरीके से। बाकी सारे जो बेस पेयर होंगे टी एन टी पी चारों यहाँ पे मिले हुए रहेंगे। तो इस तरीके से इन चारों के मिक्सर को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाएगी और इनके जो बैंड्स आते हैं, इन बैंड्स को क्या किया जाता है, रीड किया जाता है और इनको एक ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसा इनका यहाँ पे साइज़ का मतलब लेंथ का ये ऑर्डर हो बैंड का, उनको लिख करके बेस को क्या किया जाता है, इसे अरेंज किया जाता है। ऐसा करके फिर आपको इस तरीके की लाइन क्या होती है, ऑपरेंड होती है। तो इस मेथड को आप शॉटगन मेथड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो जरा मुझे बता दीजिए कि शॉटगन मेथड से आपको क्या समझ आया और क्या मैसेज आपके पास पहुंचा अभी तक। शॉटगन मेथड क्या है? हाँ जी। आवाज़ सुनाई दे रहा है मेरा? हाँ।
ओके, सिंपली अगर मैं अभी स तीनों लोगों से एक नॉर्मल सा सवाल पूछूँ कि शॉटगन मेथड पे अगर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है, दैट इज़ कि डिस्क्राइब कीजिए क्या है, उसको करने का जो प्रोसीडिंग स्टेप्स हैं उनको बताइए और किस तरीके से किया जाता है, तो आप बता पाएँगे अच्छे तरीके से? ओके, तो मतलब ये कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जा चुका है शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड को लेकर के कि ये क्या है, कैसे किया जाता है और किस कंडीशंस में यूज़ करते हैं, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप एक बार सेंगर मेथड को डीएनए सीक्वेंसिंग वाली जो वीडियो है उसको आप देख लेंगे और उसको आप समझ लेंगे कि कैसे उसमें किया जाता है। ओके, मैं फिर से एक बार ऐसे आउटलाइन कर देता हूँ आपको सेंग ये वाले को, दैट इज़ द शॉटगन मेथड को। ये सिंपली शॉटगन मेथड में किया क्या जाता है कि जो भी जीनोमिक डीएनए होगा उसको आइसोलेट किया जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करके उसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट बनाते हैं। उन सारे फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज तैयार करते हैं क्लोन करके, और उन क्लोन वाली कॉपीज को हम लोग क्या करते हैं, सेंगर मेथड के मेथड को यूज करके उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। ऐसा करके इलेक्ट्रोफोरेसिस चलाते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के पे जो आने वाली बैंड्स होती हैं एटीजीसी की, उन बैंड्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं सीक्वेंस में 3 5 टू 5 प्राइम ऑर्डर में, और उससे आपका एटीजीसी की सीक्वेंस क्या होती है, पूरी लाइनअप हो जाती है। अगर किसी दो मिक्सचर्स में से बनने वाले जो बैंड्स हैं उनमें कुछ कॉमन बेस पेयर होते हैं लाइक दैट, तो उनको अलाइंड किया जाता है, मतलब उनको कॉमन वाले को कैंसिल किया जाएगा, यहाँ से कंटिन्यू किया जाता है, तो इसको असेंबली बोलते हैं, इसको अलाइनमेंट बोलते हैं। ऐसा करके फिर आप प्रॉपरली एक पूरा इंटायर सीक्वेंसिंग की प्रोसेस क्या होते हैं, कर पाते हैं। तो ये है आपका शॉटगन मेथड जो कि डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो शॉटगन मेथड से फर्स्ट टाइम पे किसी के जीनोम का जो सीक्वेंसिंग की गई वो कौन है, दैट इज़ द कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस का। दूसरा है दैट इज़ द हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड जो कि बहुत ही एडवांस वर्जन है और जिसको कि आप नेक्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड आज के डेट में रिसर्च के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। खास करके जैसे अगर कोई आपका इन्वायरमेंटल का सैंपल है, वहाँ के टेक्निक के लिए आपको यूज़ किया जाता है, राइट? और कोई अगर आपकी इम्यूनोलॉजी का केस, सेरोलॉजिकल केसेस में अगर जो आपके सैंपल्स आते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनएसजी के नाम से भी जाना जाता है, एनएसजी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये टॉपिक वैसे यहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ना नहीं, मतलब आपको है ही नहीं पढ़ने के लिए, बट मैंने इसको लगा रखा है। अदरवाइज ये मैं एनएसजी अगर पढ़ाऊँ तो एक दिन का लेक्चर सिर्फ इस एनएसजी पे होगा, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि काफ़ी मतलब हायर लेवल की चीज़ें, लेकिन आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा। बट आपके इसमें उतना मतलब दिया नहीं है ये जानने के लिए, तो थोड़ा आप यहाँ पे देख लीजिए कि क्या चीज़ होता है। और अगर टाइम बचेगा और आप लोगों का इंटरेस्ट भी रहेगा कि पढ़ना है, तो डेफ़िनेटली हम इसको अलग से भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे कि अभी आपके मन में आई डोंट नो कि क्या हौच-पौच चल रहा है, एग्ज़ाम को लेकर के या सिलेबस को लेकर के या टाइमिंग को लेकर के। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ को लेकर ना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के। ना ही आपको सिलेबस के कवर होने के लिए परेशान होना है और ना ही आपके जो आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसके लिए परेशान होना है। आपके पास प्रॉपर टाइम है, आपको परेशान होने के बजाय अपने टाइम को यूज़ करने की ज़रूरत है। 10 यूनिट के सिलेबस में 8 यूनिट ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, 9वाँ यूनिट हमारा चल रहा है, सिर्फ़ 1 यूनिट हमारा बचा हुआ है। उसको ख़त्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। आपके अपने हैंड से जो चीज़ करनी है वो ये कि आपको प्रॉपरली डेली बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स को देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं और अपने क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करते रहना है। उसको लेकर के आप तनाव मत लीजिए, बस उस पे काम कीजिए। यही मैं आप सब लोगों को बोलूँगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं ना और टेंशन, बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं इतना, मतलब स्ट्रेस टाइप का कि मैं क्या ही बोलूँ कि अरे, मतलब उनको जैसे श्योरिटी चाहिए होती है, सर 1 महीने में पूरा कंप्लीट हमारा हो पाएगा, सर इतने ही वीडियो और इतने ही पीडीएफ से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, सर हमें कोई और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हे भगवान! अगर आपको इतनी ही श्योरिटी चाहिए भाई, तो आप चले जाइए यहाँ से। मतलब ऐसे-ऐसे सवाल आते हैं बच्चों के कि जैसे लगता है कि मतलब मैं क्या बोलूँ? तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि आप लोग का भी मेंटल स्टेटस वैसा हो। सो अगर ऐसा है तो आप उसको एकदम पूरी तरीके से अलग हटा लीजिए। आपको इतना ज़्यादा बॉदर, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत एकदम बिल्कुल भी नहीं है।
आपको जो चीज़ें कंटेंट मैं यहाँ पे देता हूँ, उनका स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है आपके इस एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू करके। और आपका सिलेबस आपके हाथ में है, पूरा कवर्ड किया हुआ, मतलब सारे लेक्चर्स और पीडीएफ आपके आपके पास अवेलेबल हैं। अब बस आपको सिर्फ बैठ करके आसानी से उसको टाइम निकाल करके पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी उन सारे बच्चों की तरह अगर आप परेशान हैं कि सर मेरा ये टॉपिक अभी कवर नहीं हो पाया, डेफ़िनिटली कवर नहीं हो पाया है क्योंकि अभी आपने शुरू ही किया है। जो बच्चे सितंबर से जुड़े हैं उनसे और आप में फ़र्क रहेगा। लेकिन उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना, उसपे आपको काम करना है। ठीक है? क्योंकि ऐसे आप टेंशन में रहेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे और होगा यही कि आप खाली डे काउंट करते रह जाएँगे, करीब 1 महीना बचा है, 18 दिन बचा है, 20 दिन बचा है और करते-करते एक दिन आएगा कि आप सब कुछ लॉस कर देंगे, कुछ मिलेगा नहीं आपको। सो डोंट डू दिस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऐसा करना बंद कर दीजिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ काम डाउन होकर के, फ़ोकस्ड होकर के स्टडी पे ध्यान दीजिए। जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ से दिए जाते हैं, उनको आप फ़ॉलो कीजिए। सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथली आप देखेंगे होता चला जाएगा और 1-2 हफ्ते के अंदर में ही आपको अपने अंदर में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा अगर आप उस रूटीन में काम करते हैं तो। ठीक है जी? चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं फिर ओके। सो यहाँ पे हम लोग एनएसजी की बात कर रहा था और एनएसजी जो कि आज के डेट में यूज़ किया जाने वाला आपका टेक्निक है डीएनए सीक्वेंसिंग कराने के लिए। हालाँकि आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी अगर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए अगर डीएनए सीक्वेंसिंग करानी होती है तो वहाँ पे आपको साइंगर मेथड ही यूज़ किए जाते हैं और एंटायर जीनोम की जब बात आती है तब जाकर के ये सारे टेक्निक को आप क्या करते हैं मेथड को यूज़ करते हैं। सो हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग इज़ अ मेथड is intended to lower the cost of DNA sequencing beyond what is possible with the standard डाई टर्मिनेशन मेथड। मतलब कि जो हमने चेन टर्मिनेशन मेथड में मतलब DDNTP या सिंगर मेथड में के थ्रू जो हम डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं उसमें जो कॉस्ट आती है और उसमें जो टाइम लगता है उन चीज़ों को क्या किया जा रहा है शॉर्ट आउट किया जा रहा है। बहुत कम कॉस्ट में बहुत कम टाइम में मैक्सिमम डीएनए के अमाउंट को सीक्वेंसिंग किया जा सकता है with the help of a high throughput sequencing method या NSG means next generation okay next generation sequencing NGS. Okay, so the high demand for low cost sequencing has driven the development of a high throughput sequencing technology that parallels the sequencing process, producing thousands or millions of sequence at once. बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड होना इस बात का कि कॉस्ट बहुत कम आए, अच्छे तरीके से डीएनए की सीक्वेंसिंग हो, कम टाइम लगे और एक साथ में मैक्सिमम मतलब मल्टीपल या बहुत सारे डीएनए के सीक्वेंसेस या डीएनए के जो नंबर्स हैं उनको क्या किया जाए सीक्वेंसिंग किया जा सके, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। दैट इज़ वाई इस टेक्निक का क्या हुआ डेवलपमेंट हुआ और इस टेक्निक को एस्टैब्लिश किया गया ताकि कि एक साथ में मिलियंस नंबर ऑफ डीएनए को आसानी से क्या किया सके सीक्वेंस किया जा सके। तो कभी-कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इसके एडवांटेज हैं? तो आप इसको बता सकते हैं कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और लेस एफिशिएंट है। सॉरी मतलब लेस लेबर कॉस्ट है कंपैरिजन टू प्रीवियस वाले के। करते क्या है यहाँ पे 2 लाइन में समझ लीजिए। इन दिस मेथड द डीएनए मॉलिक्यूल्स आर एंड प्राइमर्स आर फर्स्ट अटैच्ड ऑन अ स्लाइड एंड एम्प्लीफाइड विद द पॉलीमरेज सो दैट द लोकल कॉलोनीज क्लोन कॉलोनीज इनिशियली कॉइन्ड डीएनए कॉलोनीज आर फॉर्म्ड। मतलब बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो भी डीएनए मॉलिक्यूल्स का आपको क्या करना है सीक्वेंसिंग करानी है उनको और उसके प्राइमर को लेकर के पहले क्या किया जाता है एक स्लाइड पे अटैच किया जाता है और वहाँ पे उस स्लाइड पे आपको क्या डलता है डीएनए पॉलीमरेज डाला जाता है जिसकी वजह से स्टार्टिंग में क्या बनता है पूरी क्लोनल कॉलोनी बन जाती है जिसको कि आप डीएनए क्लोन कॉलोनीज के नाम से जानते हैं। To determine the sequence, 4 टाइप ऑफ रिवर्सिबल टर्मिनेटर बेसिस आर एडेड जिसको कि आप आरटी बेसिस के नाम से भी जानते हैं। रिवर्सिबल टर्मिनेटर बेसिस जिस तरीके से आपने वहाँ पे DDNTP डाला था वैसे यहाँ पे आरटी बेसिस क्या होते हैं डाले जाते हैं और फिर से वही चीज़ें कराई जाती हैं जो कि यहाँ पे होता है मतलब पूरा मास्टर मिक्सचर होगा सारी चीज़ें होती हैं और ये आरटी जो मतलब रिवर्स टर्मिनेटर सीक्वेंसेस होते हैं बेस वो अलग अलग क्यूबेट में क्या किया जाते हैं रखे जाते हैं। बाकी सारा मास्टर मिक्सचर आपका होता है पीसीआर के लिए वो सब उसमें डाल करके उसको एम्पलीफाई कराते हैं और फिर इसको लेकर के
उनकी क्या की जाती है, सीक्वेंसिंग की जाती है। तो इस तरीके से हाई थ्रूपुट जो सीक्वेंसिंग मेथड होता है, वो एडवांस मेथड है और इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डीएनए की सीक्वेंसिंग कम टाइम में, कम कॉस्ट में क्या है परफॉर्म की जाती है। इसका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और इस पिक्चर्स में आपको ये वाला जो पोर्शन है उसको आप समझिए पहले। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि आपका जीनोमिक डीएनए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि डीएनए जीनोमिक डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा है, तो उसको पहले आपने क्या किया, फ्रेगमेंटेड किया है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपने यूज़ किया, उसकी क्लोनिंग तैयार की और यहाँ पे फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ डीएनए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? और उस पार्ट को लेकर के पहले आपने क्या किया, उसके एंड को मतलब कि प्राइमर को, मतलब प्राइम को आपने प्राइमर से क्या किया है, टैगिंग किया हुआ है और वो जो प्राइमर है उससे फ्लोरोसेंट डाई क्या हुई आपकी लगी हुई है। फिर आप उसको अलाउ करते हैं किसके लिए, दैट इज़ द एम्प्लीफिकेशंस करने के लिए। और जो आपका क्लोन तैयार होता है उस क्लोन को लेकर के फिर आप क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं। तो इस मेथड को ही यहाँ पे फ्लो चार्ट के हेल्प से समझाने की कोशिश की गई है और बताया जा रहा है कि हाँ किस तरीके से आपकी उस नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड में आप डीएनए के कई सारे कॉपीज़ को एक बार में ही क्या करते हैं, प्रिपेयर मतलब कि क्लोन कर मतलब कि सीक्वेंस करते हैं। हालाँकि ये जितना सिंपल आपको यहाँ पे ऐसे ग्राफ़िकल फ़ॉर्म में देखने में लग रहा है, उतना सिंपल होता नहीं है, काफ़ी टिपिकल टास्क है। अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ आपको मतलब कि वीडियोज़ अपने हैं जो कि रेफ़र कर सकता हूँ, जिसमें स्पेशली सिर्फ़ उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। यहाँ के लिए आपको इस पूरे टॉपिक से जो सवाल आने की पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या-क्या होगा, आप उसको ध्यान से समझिए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि डीएनए सीक्वेंसिंग करने के लिए कौन-कौन से मेथोडोलॉजी है और व्हाट आर द पॉसिबल मेथोडोलॉजी फॉर द डीएनए सीक्वेंसिंग एंड राइट ऑन द देयर लिमिटेशंस ऑन द पॉसिबल टेक्निक्स। तो इस तरीके से सवाल आपसे बन सकते हैं कि कौन-कौन से मेथड्स हैं और कौन-कौन से उनके लिमिटेशंस हैं उन सारे मेथड्स के। तो ऐसे सवाल आपसे बनेंगे तो आप उसके लिए लिख सकते हैं। या डीएनए माइक्रो एरे का क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ-कहाँ पे उसका पॉसिबल क्या एप्लीकेशंस है, किस पे प्रिंसिपल पे काम करता है, इस टाइप के सवाल आपसे यहाँ पे रिटन वाले में बन सकता है। तो इस वाले टॉपिक से मतलब आज के लेक्चर से आपका जो क्वेश्चंस बनेगा वो लॉन्ग वाले भी बन सकते हैं और मीडियम साइज़ के भी बन सकते हैं। मतलब कि जो शॉर्ट नोट्स या ऐसे 15 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से भी आपका सवाल आने की पॉसिबिलिटी बनता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिया था, फ्रेम करके बताया था कि आप बताइए कि वो कौन-सा क्लिनिकल डायग्नोसिस है जिस डिज़ीज़ के लिए आप डीएनए माइक्रो एरे को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली आपसे स्टेटमेंट देकर के पूछा जा सकता है कि शॉटगन या हाई थ्रूपुट सीक्वेंसिंग मेथड के स्टेप्स को या प्रोसीजर को आप समझाइए कि किस तरीके से वो किया जाता है। दोनों का ही स्टेप्स और प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम अगर आपको आएगी या फिर आपको भी लगता है कि उसमें प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर आप पहले स्टडी कीजिए और उसके बाद फिर आप उसको क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है जी? ओके, सुमित, मोना एंड दृश्या 3 लोग अभी जुड़े हुए हैं, बाकी शायद मेरे ख्याल से सब लोग चले गए होंगे टाइम की क्राइसिस को लेकर के। अच्छा एक चीज़ आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी 3 दिन हो गया मोना कंटिन्यू क्लास कर रही हैं। अ, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर लिया और आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स भी देखे हुए हैं। क्या कुछ बेनिफिट होता है आपको ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने में या सारा काम आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर से काम चल जाता है, देख के समझ में आ जाता है? ओके, सुमित? ओके, कोई नहीं। आज आज पहली ही क्लास थी और पहली ही क्लास में बहुत सारे ऐसे-ऐसे टर्म्स और कॉन्सेप्ट आ गए जो कि शायद हो सकता है पज़ल क किया होगा आपको। कई बारी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बट एनीवे अच्छा हाँ, वैसे तो सब लोग बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के हैं तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। मुझे आप ये बताइए कि जितने भी यूनिट्स आपके बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में दे रखा है उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट कौन-सा आपको लगता है? जैसे लाइक है बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्निक्स को लेकर के है और बायो प्रोसेसेस को लेकर के है, जेनेटिक्स को लेकर के है। तो इनमें से कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जिन पे आपकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है? सबका अलग-अलग हो सकता है। सुमित पहले आपसे जानना चाहेंगे।
अच्छा, ओके, ओके, मोना, ओके, दृश्य, अच्छा, ओके, मतलब कि सभी कैंडिडेट्स के अपने अलग-अलग फ़ेवरेट टॉपिक हैं। ठीक है, एनीवे, जो भी आपके फ़ेवरेट यूनिट्स हैं, मेरा सवाल पूछने का सिर्फ़ ये पर्पज़ था कि उन वाले डोमेन्स को, मतलब उन वाले यूनिट्स को जो कि आपका इंटरेस्टिंग है और आपने उसको मास्टर्ड क्लासेस में पढ़ा हुआ है, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाइए। मतलब इस तरीके से पढ़ जाइए कि अगर उस वाले यूनिट से अगर आपके क्वेश्चन्स बनते हैं, तो फिर आप उसको स्किप आउट मत कीजिए। ठीक है? और बाकी जो यूनिट्स आपके थोड़े से कम इंटरेस्टेड वाले हैं, उनके लिए आप यहाँ पे जुड़े हैं। वीडियो लेक्चर्स भी हैं आपके लिए और आप उसको देखते रहिए, यहाँ पे सवाल को करते रहिए और क्लासेस भी कंटिन्यूअसली करते रहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपका डेफ़िनिटली इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और डेफ़िनेटली ऑनलाइन क्लासेस का जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स की, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ वन साइडेड चीज़ें होती हैं और आप उतने अटेंटिव होकर के उस वीडियो को देखते भी नहीं हैं। जितना अटेंशन आपका ऑनलाइन क्लास में होता है, आपको मालूम है कि कभी भी सर की तरफ से सवाल आ सकता है, तो आप थोड़े अटेंटिव रहते हैं। और आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में क्या है, आप लीनिएंट रहता है कि चलो ठीक है, थोड़ा कुछ खा लिए, थोड़ा कुछ इधर का देख लिए, कुछ उधर का देख लिए, तो उतना वो इम्प्रेसिव नहीं हो पाता है। काश कि आप लोग सितंबर के टाइम से जुड़े होते, तो शायद आज आप लोगों का जो कंडीशंस है वो ज़्यादा बेटर होता, जो कि आज अभी अभी राइट नाउ है आपकी, ठीक है? बट कोई नहीं, आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ को देखिए और कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ, हाँ, अब आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो आपने कोर्स भी परचेज़ किया, राइट? तो उसमें सारे वीडियोज़ और पीडीएफ दोनों है, पूरा यूनिट वाइज़ बना हुआ है, आप उसमें जाके देखिए। हाँ, हाँ, सारी क्लासेस की हैं और मुझे लगता है कि अभी तो मैं क्लास की लेंथ थोड़ी शॉर्ट कर दिया हूँ कि ठंडी का टाइम चल रहा है। दृश्य हैं, जब ये हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 1.5 घंटे, 2 घंटे की क्लासेस चलती थी और मौसम काफ़ी फ़ेवर में था तो अच्छे तरीके से क्लासेस हो पाती थी। और अभी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है सिलेबस का क्योंकि बहुत कम सिलेबस बचा हुआ है, थोड़ा-सा ही है। जिस दिन मुझे लगेगा कि 1 हफ्ते में खत्म करना है तो वो खत्म हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम का शॉर्ट, मतलब टाइम ड्यूरेशन मैंने कम कर दिया है और ठंडी का भी टाइम है। तो अदरवाइज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिए और अच्छे से स्टडी करते रहिए। ओके, गुड गुड नाइट टू ऑल।